नमस्कार, कैसे हैं? स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, हेल्थ साइंस। हेल्थ साइंस, लोग इसको सोच के घबरा रहे हैं कि इसमें क्या पूछा जाएगा। मैं लगातार आपके सामने इसके प्रश्न रख रहा हूं और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है और किस तरीके से पढ़ना है, कैसे रिलेट करके चीज़ों को पढ़ना है। आप चाहें तो हमारे साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, नोट्स, साथ में क्लासेस, टेस्ट, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। कुछ सवाल और देखते हैं। जैसे पहले हमने देखे थे, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। नाम जब होता है दूर, अगर बीमारी का नाम है, बीमारी में है दूर, तो नजदीक की वस्तु यानी कि पास की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता। जब यहां पर होगा दूर, इसको कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया, अंग्रेजी में हाइपर, दूर। तो पास की भी जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपको क्लियरली नहीं दिखेंगे। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेगा व्यक्ति। यहां पर क्या होगा, दूर स्पष्ट, लेकिन जो पास होगा वो स्पष्ट नहीं दिखेगा। आंख के लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि होता क्या है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। और छोटा क्या होता है, नेत्र गोलक। नेत्र गोलक क्या होता है, ये छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक क्या होता है, ये छोटा हो जाता है। ठीक है। और जब ऐसा होता है तो वस्तुओं का, जो पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब है, वो रेटिना के पीछे बनने लगता है। रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। और जब रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो होगा क्या, जो पास की वस्तुएं हैं वो स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, है ना। रेटिना पर ना बन के उसके पीछे बनने लगता है, और रेटिना पर जब प्रतिबिंब नहीं बनेगा, उसके पीछे बनने लगेगा, तो जो पास की वस्तुएं होंगी वो स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, धुंधली दिखाई देंगी। पढ़ने में छोटे मोटे जो महीन काम है उनको करने में दिक्कत आने लगेगी। ठीक है। जो निकट दृष्टि दूर से जस्ट इसका अपोजिट होता है, मायोपिया जस्ट इसका अपोजिट होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, पास की नहीं दिखाई देती हैं। फ्लोराइड दंत मंजन की कभी कभी इसलिए अनुशंसा की जाती है क्योंकि फ्लोराइड क्या करता है, फ्लोराइड टूथपेस्ट इज समटाइम्स रिकमेंडेड बिकॉज फ्लोराइड क्या करता है, प्लांक को बनने से रोकता है, दांतों के एनेमल को दृढ़ करता है, रोगजनक जीवाणुओं को मारता है, दांतों के दर्द की रोकथाम करता है। ऐसा क्या करता है फ्लोराइड, जो कि कहा जाता है कि फ्लोराइड वाला मंजन करो। ऐसा क्यों? तो होता क्या है, फ्लोराइड तो एक खनिज है जो दांतों के एनेमल का निर्माण करता है। फ्लोराइड है क्या, एक खनिज है। और इससे क्या बनता है, जो एनिमल है, एनेमल, एनेमल ऑफ टीथ, एनेमल ऑफ द टूथ, इसका निर्माण इसी से होता है। इसके निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो एनेमल है, ये हार्डनेस जो है, हार्डनेस ऑफ टीथ, ये टीथ की जो हार्डनेस है वो इसी पे डिपेंड करती है। फ्लोराइड लार में जो मौजूद कैल्शियम और फास्फेट है उसके साथ जब मिलता है तो दांतों की सतह पर फ्लोरोएपेटाइट नामक एक कठोर परत बनाता है। क्या बनाता है, फ्लोरोएपेटाइट नामक कठोर परत। फ्लोरोएपेटाइट, ये कठोर परत होती है, कठोर परत इसको बनाता है। और यही जो परत है ये दांतों को मजबूत बनाती है। ये कठोर परत दांतों को बैक्टीरिया द्वारा जो उत्पादित अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, उनसे बचाने का काम करती है। तो जो दांत गिरते हैं, दांत का जो क्षय होता है, जो टूथ डिके जिसको बोलते हैं, और जो कैविटी होती है, उसका खतरा जो है वो कम हो जाता है। ये इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर फ्लोराइड ज्यादा मात्रा में हो जाएगा, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो शरीर के लिए वो नुकसानदायक होता है। फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है, फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जब फ्लोरोसिस होगा तो दांत के इस पे पीले पीले धब्बे बनने लगेंगे। ठीक है ना। प्लांक के बनने को रोकना, ये दर्द समन, अगर दर्द हो रहा है दांत में तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसको रोकने की जरूरत पड़ती है। इसका सही आंसर ये बी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक दिया है एनीमिया परसेंटेज, अरक्तता जिसको बोलते हैं, ये हीमोग्लोबिन। दूसरा है डायबिटीज, उदक में ये ब्लड शुगर, हृदय लिपिड प्रोफाइल, और ब्रिक रोग ये सीरम क्रेटिनाइन। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो हीमोग्लोबिन से ये एनीमिया का पता चलता है, ये तो बिल्कुल सही है। लिपिड प्रोफाइल से हृदय रोग का पता चल जाता है, ये भी सही है। ब्रिक रोग ये सीरम कैरेटिन है ना, क्रेटिनाइन से ये पता चल जाता है, तो किडनी डिजीज इससे पता चल जाएंगी। ब्लड शुगर, जो डायबिटीज इंसिपिडस है, इसका संबंध ब्लड शुगर से नहीं होता है।
है ना, बल्कि ये क्या होता है, ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। इसका संबंध इससे नहीं है, ठीक है, इसका संबंध इससे है ही नहीं है। ये क्या है, मतलब ये संबंधित है इससे ना, हार्ट डिजीज, ये लिपिड प्रोफाइल इससे रिलेटेड है, ये ऐसे, तो ये जो इससे रिलेटेड नहीं है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं, एडीएच, ये एडीएच की कमी से होने वाला रोग है। जल का जो संरक्षण है वो शरीर नहीं कर पाता है, जल कम होता रहेगा, रोगी को बार बार बहुत अधिक मात्रा में बार बार यूरिन करने जाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको उदकमेय कहते हैं, ठीक है, उसको उदकमेय कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर ये सही नहीं है। ब्लड शुगर, रक्त शर्करा जो यहाँ पर है, रक्त शर्करा, ये उदकमेय है, ये इसको उदकमेय कहा जा रहा है। और ये जो ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर की जांच के लिए डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस, इससे पता किया जाता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी इसी से पता चलती है, इंसुलिन की कमी से होता है ना, तो ये इसी से पता चलती है, इसको ध्यान में रखना। निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है, निमोनिया लंग्स, मोतियाबिंद थायराइड ग्लैंड, पीलिया आई और मधुमेह लीवर। देखिए निमोनिया लंग्स, ये तो सही है, एक ही पूछ रहा है कौन सा सही है। मोतियाबिंद थायराइड ग्लैंड, ग्लूकोमा या कैटरैक्ट, ये आंख से संबंधित है ना, काली को ग्लूकोमा कहते हैं, काली मोतियाबिंद को, और कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद, तो ये आंखों से संबंधित है, थायराइड से कोई लेना देना नहीं है। जो ज्वाइंडिस है, ज्वाइंडिस ये लीवर से संबंधित है, किससे संबंधित है, ये लीवर से संबंधित है ना। रक्त में बिलिरुबिन का स्तर जो है वो बढ़ जाता है, रक्त में बिलिरुबिन का स्तर बढ़ जाता है, इसका असर आंखों के पीलेपन पर आपको दिखेगा, लेकिन ये सीधे डायरेक्टली ये आंख से संबंधित नहीं है, आंखें पीली आपको दिखेंगी वो तो ठीक है। जो डायबिटीज है, डायबिटीज आप देखेंगे तो इसका लीवर से नहीं, ये पैंक्रियाज से रिलेटेड है। ये किससे, पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का, ये जो यहाँ पे पैंक्रियाज की ये बीटा कोशिकाएं होती है, बीटा सेल्स, तो इनमें क्या होता है, इंसुलिन का पर्याप्त स्राव नहीं हो पाता है, सिक्रेशन नहीं हो पाता है, तो ये यकृत की बीमारी नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये पैंक्रियाज से रिलेटेड है। तो बाकी यही एक केवल सही हो जाएगा, जो निमोनिया है वो लंग से रिलेटेड है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कौन सा सही सुमेलित है, मोतियाबिंद थायराइड ग्लैंड, ये गलत है, ये वही सवाल है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, एक ये सवाल करिए, यूरेनियम का समस्थानिक, कोबाल्ट का समस्थानिक, आयोडीन का समस्थानिक, रेडियम का समस्थानिक। कैंसर का उपचार, गलगंड का उपचार, द्वितीय कैंसर का उपचार और नाभिकीय ईंधन, यहाँ पर क्या सही है ये आपको बताना है। यूरेनियम का जो समस्थानिक है ये नाभिकीय ईंधन के तौर पर प्रयुक्त होता है। कोबाल्ट का जो समस्थानिक है, कोबाल्ट 60, ठीक है, ये ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, जो जिसको घेंघा रोग कहते हैं, उसके उपचार में ये प्रयुक्त होता है। और जो आयोडीन का समस्थानिक है, ये यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आयोडीन का समस्थानिक, कोबाल्ट का समस्थानिक आपका बी का, ये कैंसर हो जाएगा, सॉरी वही मैं कह रहा हूँ, कोबाल्ट का समस्थानिक जो है ये कैंसर हो जाएगा, और जो आयोडीन का समस्थानिक है ये ग्वाइटर के उपचार में, एक्सट्रीमली सॉरी ये मैं गलत बोल रहा था। और रेडियम का जो समस्थानिक है ये ध्यान रखिएगा, ये आपका द्वितीय कैंसर उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैं गलत बोल गया था, यूरेनियम का समस्थानिक नाभिकीय ईंधन है, कोबाल्ट का जो समस्थानिक है कैंसर का उपचार, फिर से कोबाल्ट कैंसर याद रखिएगा, आयोडीन का समस्थानिक ये ग्वाइटर गलगंड का उपचार, और फिर द्वितीय कैंसर ये संबंधित है, ये किससे, रेडियम के समस्थानिक से। तो 4 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, 4 1 2 3। इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं, यहाँ पर ये छुपा हुआ क्योंकि ये बड़े सवाल होते हैं ना, तो 4 1 2 3 ये सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पे हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट और डॉक्टर हु अटेम्प्टेड वैक्सीनेशन, किसने सबसे पहले वैक्सीनेशन अटेम्प्ट किया था, कौन है। तो जोसेफ लिस्टर है, रॉबर्ट कोच है, एली मैक्सिमिकॉफ है, या एडवर्ड जेनर है, कौन है। तो एक ये ब्रिटिश चिकित्सक थे, एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, और इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, और इनका नाम है एडवर्ड जेनर। क्या नाम है इनका, एडवर्ड जेनर। और बहुत पहले की बात है, 1796 में इन्होंने विश्व में पहली बार वैक्सीनेशन की शुरुआत की थी, और ये जो टीका इन्होंने सबसे पहले, ये स्मॉल पॉक्स का टीका है ना, ये पहला टीका था, ये फर्स्ट वैक्सीनेशन की बात होती है, पहला टीका इन्होंने ये बनाया था, है ना। काउपॉक्स में
ये होता था, चेचक से वो सुरक्षित रहते थे। काउपाक्स, ग्वालों को काउपाक्स जब होता था तो वो चेचक से सुरक्षित रहते थे, और इसी सिद्धांत पर उन्होंने ये खोज पूरी की थी। ठीक है। जो जोसेफ लिस्टर है, जोसेफ लिस्टर ने, ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने सर्जरी की खोज की थी, एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी इन्होंने। और रॉबर्ट कोच को आप जानते हैं, रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, टीबी और कॉलरा, हैजा, इसके जीवाणुओं की पहचान की थी, इसके जो बैक्टीरियाज हैं उसकी पहचान की थी। और एली मैट्सनिकॉफ जो है, इन्होंने फागोसाइटोसिस की खोज की थी, कोशिकीय भक्षण, इसको कहते हैं फागोसाइटोसिस, इसकी खोज की थी, फागोसाइटोसिस की इन्होंने खोज की थी। ठीक है। तो ये इसका सही जो न्यू इन्होंने रखा था टीकाकरण का, वो एडवर्ड जेनर है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि, कौन सी है प्रतिजैविक औषधि है, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक ड्रग कौन सा है? तो कुनैन है, या सल्फागुआनिडीन है, या क्लोरोमिफेनिकॉल है, या फिर एस्प्रिन है। प्रतिजैविक होते क्या है? जो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने का काम या उन्हें नष्ट करने का जो दवाएं काम करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो कुनैन है, कुनैन क्या है? ये एंटी मलेरियल दवा है। ये क्या है? एंटी मलेरियल दवा है, मलेरिया के खिलाफ इसका प्रयोग किया जाता है। कहां से? ये सिनकोना की छाल से, सिनकोना की छाल से इसको प्राप्त किया जाता है। ये एंटीबायोटिक नहीं है, तो ये तो नहीं होगी। दूसरी यहां पर देखते हैं, ये नहीं होगी। दूसरी यहां पर आप देखेंगे जो एस्प्रिन है, ये एनाल्जेसिक है, एस्प्रिन जो है वो एनाल्जेसिक है। ठीक है। और ये एंटीपायरेटिक भी है, एंटीपायरेटिक है। एनाल्जेसिक का मतलब दर्द निवारक, एंटीपायरेटिक का मतलब जो ज्वारनाशक होती है, यानी कि अगर आपको बुखार है, ज्वारनाशक क्या होती है? ज्वारनाशक होती है। ठीक है। तो ये सल्फा और सल्फोनाइड एक्टिविट्रियल एजेंट जो है, ठीक है, सल्फा जो गुआनिडीन है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर आप आएंगे तो क्लोरेम्फिकाल जो है, जो ये है क्लोरेम्फिनिकाल, तो क्लोरेम्फिकाल जो है ये एक ब्रॉन्ड, ये आप याद रखिए, ये ब्रॉन्ड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ब्रॉन्ड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये ध्यान रखना है ना। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ ये काम करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। वो रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के प्रवाह का अध्ययन करने और रक्त के धब्बे, ब्लड क्लॉट्स का स्थान पता करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो है सोडियम 24। ठीक है। इसका जो हाफ लाइफ होता है, ये इंपॉर्टेंट है, मात्र 15 घंटे का। ये क्या होता है? 15 घंटे का। मानव शरीर में लंबे समय तक ये नहीं रहता, तो पता लग गया, मामला खत्म, ये नहीं रहता लंबे समय तक। आर्सेनिक जो 74 है, ये ट्यूमर की पहचान के लिए, ये किसके लिए? ट्यूमर की पहचान के लिए, ठीक है, इसका डायग्नोस करने के लिए। कोबाल्ट 60 जो है, ये कैंसर के इलाज में, अभी आया ही था, कैंसर के इलाज में रेडियो जो थेरेपी होती है ना, रेडियोथेरेपी, उसमें इसका उपयोग किया जाता है, रेडियोथेरेपी में। और जो ये है, ये थायराइड ग्रंथि के विकारों के डायग्नोस और थायराइड कैंसर के उपचार दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डायग्नोस करने के लिए और उपचार करने दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, नैको एक संस्था है जिसका संबंध किससे है? नैको का मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, उसके तहत ये इसकी स्थापना की गई थी 1992 में। HIV या एड्स जो महामारी है, HIV एड्स जो महामारी है, इसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो ये जो एड्स दिया हुआ है, इसी से ये रिलेटेड है। ठीक है। जागरूकता फैलाना, संक्रमित रोगियों के लिए ART का मतलब क्या है? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी,
एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी उपलब्ध कराना, ये सब काम ये करता है। ठीक है। कैंसर, बाल स्वास्थ्य और जो ये मलेरिया की बात है, तो अलग अलग राष्ट्रीय कार्यक्रम और संस्थाएं हैं, लेकिन ये जो नैको है, नैको इसी से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये सवाल आपके रहे। नैको का ये फुल फॉर्म आपने देखा और ये सारी चीजें। एक सवाल और करते हैं। डीएनए सभी जीवित जीवों का आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए जो है वो सभी जीवित जीवों का आनुवंशिक पदार्थ होता है। दूसरा है, डीएनए के सभी खंड प्रोटीनों के संश्लेषण को कोडित करते हैं। तीसरा है कि केंद्रीय डीएनए प्रति समानांतर चलने वाली 2 न्यूक्लियाइड श्रृंखलाओं में से युक्त द्विकुंडली होता है। और चौथा है, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो डीएनए ये डबल हेलिकल संरचना है, और आपको पता है वाटसन एंड क्रिक ने इसको खोजा था, और एंटी पैरेलल दिशा में ये जुड़ी हुई ये चीजें, तो ये तो सही है। यहाँ पे तीसरा तो ये सही है। तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। चौथा यहाँ पर सही है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कुछ मात्रा इसकी पाई जाती है। अब आते हैं पहले पे। पहले पे आप चलेंगे, क्योंकि सभी जीवित कोशिकाओं का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए नहीं होता है। कई जो जैसे विषाणु है, जैसे HIV का है, कोरोना है आपका कोरोना, तो इसमें क्या था, ये आरएनए आनुवंशिक पदार्थ, इसमें ये आरएनए था, तो पहला ये गलत हो जाएगा। कहीं का ऐसा भी होता है। डीएनए के सभी खंड प्रोटीनों के संश्लेषण को कोडित करते हैं। तो इसमें प्रोटीन कोडिंग करने वाले खंडों को एक्सान और पैर कोडिंग करने वाले को इंट्रॉन कहा जाता है। तो डीएनए के सभी खंड प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करते हैं। एक आपका इसमें होता है जिसको कहते हैं एक्सॉन, और दूसरा यहाँ पर होता है दूसरा जिसको कहते हैं इंट्रॉन्स। तो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स ये दोनों है, तो सभी नहीं होते हैं। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, ये तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। तो ये सवाल रहे जिनको आपको तैयार करके रखना चाहिए, और ये आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये हमारे साथ आप तैयारी करें, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आप हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर अगर बनना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन बैच के भी पार्ट हो सकते हैं, जो कि हम जस्ट होली के बाद स्टार्ट करने वाले हैं अपने अलीगढ़ सेंटर लखनऊ में। तो आप चाहें तो उसमें भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करा के आपको चाहते हैं कि आप तैयारी करके सेलेक्ट हो, जिससे कि कोई बट लेकिन ना रह जाए, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।